नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आपको देते हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की चांदी हो गई। 89.45 मीटर का थ्रो फेंककर नीरज ने सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है और गोल्ड के लिए नीरज चोपड़ा ने कहा कि शायद आज हमारा दिन नहीं था, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तो भारतीय जैवलिन थ्रोअर और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। 26 साल के नीरज ने दूसरे प्रयास में सीजन बेस्ट 89.45 मीटर का स्कोर किया। उन्होंने सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका। उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। अरशद ने 6 में से 2 थ्रो 90 से ज्यादा फेंके। वहीं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 88.54 मीटर फेंककर ब्रोंज हासिल करने में कामयाब रहे। नीरज लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते। और सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या कहा, आपको सुनाते। मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली। अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। नहीं, बिल्कुल कंपटीशन बहुत अच्छा था, और वही है हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहां पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं, और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। देखो, राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है, सबकी उम्मीद भी थी, और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है, और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था, और हमेशा बहुत अच्छा रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा, और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद परिवार समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है। पानीपत में लोगों ने जीत के बाद पटाखे फोड़े। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार चोपड़ा ने कहा कि सभी का अपना दिन होता है। आज अरशद का दिन था, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नीरज की मां सरोज देवी ने कहा, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए रजत पदक भी स्वर्ण पदक जैसा। जी, हम इसको प्रेशर नहीं कह सकते, सभी का अपना दिन होता है। वो दिन आज अरशद के लिए लकी था, अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता, उनका दिन बढ़िया था जो जीत। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे, और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आ भी रही है। नहीं, जब तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी
गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का, जो मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा पागल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो फेवरेट खाना बनाया था आपने? हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे। आओगे जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे। नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने लिखा, नीरज चोपड़ा के उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वो एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वो आने वाले अनगिनत एथलीट्स को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने लिखा, जैवलिन थ्रो का सुपरस्टार और हरियाणा का होनहार गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पूरे देश को आपसे आशा और उम्मीद थी, उस पर आप खरे उतरे। आपने पेरिस में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतकर आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसकी बराबरी करना बेहद मुश्किल होगा। सभी देशवासी और खासतौर पर हरियाणा वासी आपकी इस शानदार उपलब्धि पर गौरवान्वित हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीरज को बधाई दी। उन्होंने लिखा, नीरज चोपड़ा को बधाई। भारत की शान, गोल्डन बॉय, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से दुनिया में भारत का डंका बजाया। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं। आपने प्रत्येक भारतीय और प्रत्येक हरियाणवी को निरंतर गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर हमको और पूरे देश को खुद पर फख्र करने का मौका दिया है। हालांकि गोल्ड इस बार हासिल नहीं कर पाया, लेकिन सिल्वर मेडल जीतकर नीरज ने एक बार फिर देश का नाम बुलंद किया है। जितेंद्र, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास उनकी इस उपलब्धि पर? पूरे देश में खुशी है, जश्न है। भारतीय हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। जितेंद्र, अब बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास रचने का काम किया है, पहले गोल्ड और उसके बाद अब सिल्वर मेडल जो है पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के अंदर जो है लेने का काम किया है, इससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश का नाम जो है वो दुनिया में रोशन करने का काम किया है। विजय पताका लहरा करके नीरज चोपड़ा ने ये बता दिया कि किस तरीके की जो मिसाल है वो हरियाणा और भारत जो है वो दुनिया भर के अंदर कायम कर सकता है। और एक अच्छा मुकाबला जो है नीरज चोपड़ा का देखने के लिए मिला था। जेवलिन थ्रो के अंदर एक बेहतर प्रदर्शन और गोल्डन बॉय के इस प्रदर्शन की जो सराहना है, जो बधाइयों का जो तांता है, वो सीधे तौर पर ये दर्शा रहा है कि किस उत्साह के अंदर जो देश है वो इस वक्त बना हुआ है। अपने आप में लगातार दूसरे ओलंपिक के अंदर इस प्रकार से मेडल ला करके नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास रचा है ये अपने आप में अविस्मरणीय है। और इसको लेकर के कहा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से जो विजय पताका लहराने का काम पेरिस के अंदर किया है, उससे ये कहा जा सकता है कि किसी भी सूरत में हरियाणा जो है, भारत जो है वो कहीं भी पीछे नहीं है। चाहे वो जेवलिन थ्रो के माध्यम से अगर हम बात करें, पेरिस ओलंपिक के अंदर ये लठ गाड़ने का जो मौका है वो बिल्कुल भी नहीं चुका है। और सिल्वर मेडल जीतने का काम जो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की तरफ से यहाँ पर किया गया है। लगातार हम इस मैच को जब देख भी रहे थे तब भी बार बार ये बात कही जा रही थी, बार बार इस कहावत को भी दोहराया जा रहा था, शायरी को दोहराया जा रहा था, द्वंद कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत। क्योंकि 2 मेडल एक साथ लेकर के आए हैं दोनों ओलंपिक में, दोनों तरफ लिखा हो भारत, इस तरीके से सिक्का उछाला जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पूरी कहावत को ये कहे कि साबित करने का काम नीरज चोपड़ा की तरफ से इस सिल्वर मेडल के साथ जो है वो किया गया है, जहां सिक्के के दोनों पहलुओं पर भारत लिखने का काम नीरज चोपड़ा ने किया है। और अगर हम बात करें इसी तरीके से लगातार हरियाणा के, भारत के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार अपने देश का नाम, अपने देश का परचम जो है वो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराने का काम कर रहे हैं और देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के खेलों में भी हमने देखा कि हॉकी के अंदर भी दोबारा जो ब्रॉन्ज मेडल जिस तरीके से मिला है
वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि जो है वो कही जा सकती जी। है। लगातार इस तरीके के जो खेल हैं, ओलंपिक के जो खेल हैं, उनके अंदर भी अगर हम बात करें, भारत की जितेंद्र, जो हमारी ये मेडल बातचीत जारी रहेगी। जीत का जश्न हम भी इसी तरह से मनाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। बता दें कि डबल मेडलिस्ट मनु भाकर सीएम सैनी से मुलाकात करेंगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगी मनु भाकर के साथ सरबजोत सिंह भी मौजूद रहेंगे, जिनके साथ मिक्स्ड इवेंट पे मनु ने एक और ब्रॉन्ज हासिल किया देश के लिए। कल भी मनु भाकर ने कई नेताओं से मुलाकात की थी। पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर स्वदेश लौटी हैं निशानेबाज मनु भाकर। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता और दूसरा ब्रॉन्ज उन्होंने मिक्स्ड इवेंट में जीता। मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर के साथ टीम में सरबजोत सिंह थे। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेंगी मनु भाकर। और जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड लगातार बने हुए हमारे साथ, उन्हीं का रुख करेंगे एक बार फिर। जितेंद्र, पेरिस ओलंपिक से मेडल लाने का सिलसिला जारी है। खास बात यह है जितेंद्र कि ज्यादातर खिलाड़ियों का ताल्लुक हरियाणा से है। ऐसे में हरियाणा के लिए तो डबल जश्न का ये मौका है। हालांकि पूरा देश ये जश्न में डूबा है इस वक्त। मनु भाकर 2 मेडल लेकर लौटी हैं और वो ऐसी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही गेम में 2 मेडल जीते हैं एक ओलंपिक में। आपके पास क्या अपडेट है मनु की मुलाकात को लेकर जितेंद्र? तफसील से तमाम चीजें बताइए। बिल्कुल मुमताज, जहां नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरे ओलंपिक के अंदर मेडल ला करके जो है हरियाणा का, देश का मान बढ़ाने का काम किया है, तो वहीं मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल ला करके इतिहास रचने का काम यहां पर किया है। आपने ठीक कहा, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जहां इंडिविजुअल जो मुकाबला था उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल पहले जीता मनु भाकर की तरफ से, और उसके बाद डबल्स के अंदर जो 25 मीटर की जो शूटिंग थी उसके अंदर भी इसी तरीके से जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम जो है मनु भाकर की तरफ से किया गया है। हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे ही खिलाड़ी देश में पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने पर लगातार जो स्वागत करने का, अभिनंदन करने का, मान बढ़ाने को लेकर के गौरवान्वित होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज मनु भाकर जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी से कुछ ही देर में मिलने के लिए पहुंच रही है। सरबजोत जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं उनके आवास पर, और अब से कुछ ही देर बाद मनु भाकर भी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि डबल्स में सरबजोत भी मनु भाकर के साथ ही थे। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है सरबजोत और मनु भाकर की जोड़ी थी, और 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर अगर हम बात करें तो मनु भाकर ने इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये अपने आप में एक मान की बात और इतिहास रचने की बात है जो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं जी। बड़ी खबर है, अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित किया जाएगा। इस तरीके की एक जानकारी आ रही है, और इस आयोजन को अगर हम बात करें करीब 1 सप्ताह के अंदर ही आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी सामने निकल करके आ रही है, यानी 15 तारीख के बाद 16 या 17 तारीख को कभी भी इस कार्यक्रम की तारीख जो है वो तय की जा सकती है, क्योंकि 12 तारीख तक सभी जो खिलाड़ी है ये उम्मीद की जा रही है कि वतन वापसी करते हुए नजर आएंगे। और हरियाणा के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम जो है इसको लेकर के आयोजित किया जाएगा खिलाड़ियों के सम्मान में। हमने देखा कि विनेश फोगाट भले ही मेडल से चूक गई हो, किस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई कि उन्हें सिल्वर मेडल का जो सम्मान है वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। और न सिर्फ उस सम्मान को जो है मुख्यमंत्री आवास या फिर किसी आम कार्यक्रम के जरिए दिया जाएगा, घोषणा के जरिए दिया जाएगा, बल्कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम खिलाड़ियों के सम्मान के लिए बिल्कुल अपने इस लाइव शो के दौरान जितेंद्र आपके जरिए हम ये बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि जल्द ही एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए। पेरिस ओलंपिक में जलवा बिखेरा है हरियाणा के खिलाड़ियों ने। जितेंद्र आप बने रहे हमारे साथ, ये बड़ी खबर हमने अभी अभी अपने दर्शकों को दी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। विनेश फोगाट को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में आज सुनवाई है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में दोपहर 1:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। विनेश फोगाट ने खुद को रजत पदक देने की मांग। बड़ी खबर एक और दे रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि दोपहर 1:30 बजे कोई ऐसा फैसला है कि सबकी निगाहें उधर लग जाएं। फिलहाल आपको बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में गुहार लगाई।
इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। अभी भी हमारे स्टेट हेड ने बताया हमारे शो के दौरान कि जल्दी खिलाड़ियों के सम्मान में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में राज्य सरकार की तरफ से ये सम्मान समारोह आयोजित होगा और जल्द ही तारीख की भी घोषणा कर दी जाएगी। बता दें आपको कि अब तक पेरिस ओलंपिक में 5 मेडल हासिल किए हैं हमारे देश ने, उसमें 4 खिलाड़ी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा के लिए बड़े गौरव का पल है ये। और इस बीच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। अभी अभी अपने स्लाइड शो के दौरान हमने ये बड़ी खबर ब्रेक की है। वापस रुक करेंगे अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, विनेश फोगाट का मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में है। आज 1:30 बजे इसकी सुनवाई है, फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से। इस पर भी देश की निगाहें लगी हुई हैं। इस खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी देते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, जो जानकारी हमें मिल रही है, क्योंकि कल इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी थी, 9:30 बजे तक हमने इंतजार भी इसको लेकर के किया था, क्योंकि ये पूरा मामला जो है कोर्ट आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स के अंदर गया है। ऐसी स्थिति में वहां मजबूती से अगर पक्ष रखा जाता है तो जो सिल्वर मेडल की मांग की जा रही है उस पर जो है एक जो पैरवी है वो भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। अब जो जानकारी है, भारतीय समय के हिसाब से करीब 1:30 बजे इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। जो बातें हैं वो रखी जाएंगी। कल जो सुनवाई टली उसके पीछे का कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो भारतीय लॉयर जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो। इस बात को लेकर के जो डेलीगेशन साथ गया था विनेश फोगाट के, उन्होंने मांग की थी। और हरीश साल्वे को इसके अंदर जो है अगर हम बात करें जो विनेश फोगाट की पैरवी करने को लेकर के सामने भारत की तरफ से जो है सामने खड़ा किया जा रहा है जो है वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर। और इसी के साथ साथ जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं जी उनको भी इसके अंदर जो है शामिल किया गया है। और अब ये देखना है कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के आज सुनवाई होनी है। अगर हम इसको पेरिस के समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब 10 बजे का समय इसको लेकर रखा गया है, लेकिन भारत में करीब 1:30 बजे के आसपास जो है भारत के समय के हिसाब से ये सुनवाई शुरू होगी। और सुनवाई में जब तमाम दलीलें रखी जाएंगी, दलीलों के बाद क्या उसके बाद भी किसी तरीके की और जो मौके हैं और जो बातें हैं वो रखी जाएंगी, या फिर आज ही फैसला हो जाएगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल जितेंद्र, ये फैसला चाहे जो भी हो कोर्ट का, लेकिन चैंपियन तो विनेश बन चुकी हैं और देश के तमाम खिलाड़ी जिन्होंने मेडल लाकर फख्र करने का मौका दिया है जितेंद्र, आखिर उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस अहम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए अपने इस कार्यक्रम में हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़ आने का खतरा है। मंडी, बिलासपुर और सोलन में भारी बारिश का अलर्ट है। सिरमौर और कुल्लू में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नदी नालों के किनारे ना जाने की हिदायत दी गई है लोगों को। अहम अपडेट आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़ आने का खतरा है और इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालात काफी खराब है हिमाचल प्रदेश में मौसम को देखते हुए। इधर मंडी, बिलासपुर, सोलन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सिरमौर और कुल्लू में भी भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के 6 जिलों में बाढ़ का खतरा है अभी और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच लोगों से अपील की गई है सरकार और प्रशासन की तरफ से कि नदी नालों के नजदीक ना जाएं। प्रदीप, मौसम को लेकर हिमाचल में सूरत हाल काफी परेशान करने वाली है। 6 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ का भी खतरा है कई इलाकों में। बताइए कैसा है मौसम का हाल, मौसम विभाग का क्या कहना है प्रदीप, सरकार और प्रशासन की क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो प्रदेश के 6 जिले हैं वहां पर बाढ़ आने का खतरा जताया गया है और ये कहा गया है कि शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर ये 6 जिले हैं जहाँ पर भारी बारिश है और उसका बाढ़ आने का खतरा है। तो उसको देखते हुए चेतावनी जारी की गई है और उसमें ये कहा गया है कि एक तो लोग नदी नालों के किनारे ना जाएं और जहां पर बरसाती नाले आजकल सक्रिय होते हैं उनसे भी दूरी बनाए रखें। और अगर बारिश हो रही है तो खास तौर पर जो पर्यटक हैं जहां पर रुके हैं वहीं पर रुके, उससे आगे ना जाएं। इस वक्त जो ऑफ रोडिंग जो है वो ट्रैकिंग भी होती है, इस तरह से भी टूरिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ आता है। तो उस तरह उसको देखते हुए उनको निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं बारिश का खतरा हो तो आप उस साइड बिल्कुल ना जाएं
और जब तक मौसम ठीक नहीं होता है। और अभी भी अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर घनी धुंध इस वक्त है और बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है और इस वक्त विजिबिलिटी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कम हो गई है और ये मौसम का ही परिवर्तन है। और इसमें जो 6 जिलों को लेकर खासतौर पर वार्निंग है उसमें यही कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है, तो अगर बाढ़ आने का खतरा जो बना हुआ है उसको देखते हुए हर व्यक्ति वहां पर सचेत रहे। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और अब रुख उत्तराखंड का करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और दिल्ली दौरे के पहले दिन सीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक है। नासिर हुसैन मेरे सहयोगी देहरादून से मेरे साथ जुड़ गए। नासिर, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जान सकते हैं क्या शेड्यूल रहेगा उनका, किस किस से मुलाकात करेंगे, कितना अहम है ये दौरा सीएम का? मुमताज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। आज और कल वो दिल्ली में रहेंगे और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली जाने से पहले देहरादून में मीडिया से मुलाकात की थी और उस बातचीत की और बताया था कि जिस तरीके से विद्युत से संबंधित स्वीकृतियां उत्तराखंड को मिली है, इसके लिए जल शक्ति मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो धन्यवाद करने पहुंचे हैं, ताकि राज्य में और जो बाकी योजनाएं हैं उन पर भी इसी तरह की स्वीकृति मिल सके। और क्योंकि लगाव रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से और वो जब भी आते हैं उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए वो धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। साथ ही साथ कई आज और कल कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करनी है और बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। ये कह सकते हैं कि ये दौरा पूरी तरीके से राज्य के विकास के लिए है और ताकि अब जो जहां भी मदद की आवश्यकता हो उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रियों की या केंद्र सरकार की वो मदद उत्तराखंड को मिल सके। साथ ही साथ उत्तराखंड में क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपदाएं आती रहती हैं उसको लेकर के केंद्र की तरफ से मदद दी जा सके, इसको लेकर भी तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी ताकि उत्तराखंड से जो आपदा आ रही है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद मिल सके। जी, बेहद शुक्रिया नासिर आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।